हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, आज मैं जो आपको पोएम कराने जा रही हूँ उसका नाम है ओड टू द वेस्ट विंड। और ये जो पोएम है इसकी वीडियो मैंने काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो गाइज, ओड टू द वेस्ट विंड जो हमारी आज की पोएम है वह पीबी शैली की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस और एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। ये जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, ये एक तरह का ओड है, इसको ओड फॉर्म में लिखा गया है। सो गाइज, सबसे पहले तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ओड होता क्या है। ओड एक काइंड ऑफ पोएम होती है जो कि एक तरह के लिरिकल स्टांजाज होते हैं, मतलब कि जो ओड है उनको लिरिकल स्टांजाज में लिखा जाता है। और ये जो पोएम होती है इसको किसी इवेंट या फिर किसी इंडिविजुअल को प्रेज करने के लिए या फिर ग्लोरीफाई करने के लिए लिखा जाता है। मतलब कि जो ओड होते हैं उनको किसी भी इवेंट की या फिर किसी भी इंडिविजुअल की प्रशंसा में हम कह सकते हैं, या उसको ग्लोरीफाई करने के लिए लिखा जाता है। सो गाइज, आज की जो पोएम है इसको लिखा गया था 1819 में, और इसको प्रोमीथियस अनबाउंड में 1820 में पब्लिश किया गया था। अब ये प्रोमीथियस अनबाउंड क्या है? जो प्रोमीथियस अनबाउंड है वह पीबी शैली का लिखा हुआ 4 एक्ट का एक लिरिकल ड्रामा है। सो गाइज, ये जो ड्रामा है, ये जो लिरिकल ड्रामा है प्रोमीथियस अनबाउंड, इसमें ही इस पोएम को 1820 में लिखा गया था। जब ये पोएम लिखी गई थी उस समय जो शैले थे वो इटली में रह रहे थे। इटली में एक जगह है फ्लोरेंस, जहाँ पे वो उस टाइम थे और वहाँ पर उन्होंने इस पोएम को लिखा था। सो गाइज, उस टाइम पे जो पीबी शैले थे वो रिफॉर्म और रेवोल्यूशन का एक मैसेज स्प्रेड करना चाहते थे, और विंड उनके वर्ड ऑफ चेंज को स्प्रेड करने का एक माध्यम बनती है। मतलब कि वो अपने इस मैसेज को चेंज लाने के लिए दुनिया में, या रिफॉर्म या फिर एक रेवोल्यूशन लाने के लिए वेस्ट विंड को चूज करते हैं, और वो अपने इस पोएम के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं। और वो मैसेज क्या है? कि वो मैसेज ये है कि किस तरह जो पुरानी चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़कर नई चीज़ों का स्वागत किया जाए। मतलब कि वो मैसेज देना चाहते हैं कि पुरानी जो चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़कर जो आने वाली नई चीज़ें हैं उन्हें हम अपनाएं, उनका हम स्वागत करें। पुरानी चीज़ों को छोड़ा जाए और नई चीज़ों को अपनाया जाए। तो ये इस पोएम के थ्रू शैली यह मैसेज देते हैं। सो गाइज, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आज की जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, यह पीबी शैली ने अपने सन के लॉस पर या फिर उनकी डेथ के ऊपर लिखी थी। उस टाइम पे इस पोएम को लिखा गया था। सो गाइज, ये तो पोएम के बारे में थोड़ा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। अब मैं इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जैसे पोएम के बारे में, जैसे कि ये जो पोएम है इसको 5 कैंटोज में, या फिर हम सेक्शन भी बोल सकते हैं कि अलग अलग 5 सेक्शन में इस पोएम को लिखा गया है। सो गाइज, जो ये पोएम है इसके 5 टोटल कैंटोज हैं, और हर एक जो कैंटो है वह 14 लाइन्स का है। मतलब कि एक कैंटो में 14 लाइन्स हैं, 14 लाइन्स हैं। जो फर्स्ट 3 कैंटोज हैं वो हमें बताते हैं कि जो किस तरह जो विंड है वह अर्थ को, स्काई को और ओशियन को अफेक्ट करती है। और जो लास्ट के 2 स्टांजास हैं उसमें जो पोएट है वह विंड को उसकी पावर्स के बारे में पूछते हैं। ये लास्ट के 2 कैंटोज में विंड और जो स्पीकर है उनके जो रिलेशनशिप है उनको बताया गया है। और लास्ट के कैंटोज में जो पोएट है वह विंड को वंडरिंग में अपना साथी बनाना चाहते हैं। मतलब कि जो पोएट हैं वो चाहते हैं कि जो विंड है वह उनकी वंडरिंग में उनकी साथी बने, वह उनका साथ दे। तो यही 5 कैंटोज में बताया गया है। और गाइज, ये जो पोएम है यह पोएम एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पर आकर ख़त्म हो जाती है, जिसमें जो पोएट है वो कहते हैं कि अगर विंटर डेज आ गए हैं, कि अगर सर्दियों के दिन आ गए हैं तो स्प्रिंग भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो बसंत ऋतु भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। सो गाइज, आज की ये जो पोएम है इसमें मैं आपको सिर्फ फर्स्ट कैंटो कंप्लीट कराऊंगी। बाकी के जो 4 कैंटोज बचेंगे, बाकी के जो 4 कैंटोज हैं उन पे मैं अलग से 4 वीडियोस बनाऊंगी। मतलब कि मैं हर एक कैंटो को एक अलग वीडियो में कवर करूंगी। आज की जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ आपको फर्स्ट कैंटो एक्सप्लेन करूंगी। सो गाइज, जो फर्स्ट कैंटो है उसमें बताया गया है कि जो वेस्ट विंड है उसकी जो पावर्स हैं वह अर्थ को कैसे इफेक्ट करती हैं। मतलब कि फर्स्ट कैंटो में वेस्ट विंड की पावर अर्थ को कैसे इफेक्ट कर रही हैं, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं फर्स्ट कैंटो में।
सेकंड कैंटो में जैसे स्काई को कैसे इफेक्ट करेंगी या फिर हम क्लाउड्स को बोल सकते हैं कैसे इफेक्ट करती हैं, वो सेकंड कैंटो में बताया जाएगा। वो मैं आपको आने वाली वीडियो में आगे बताऊंगी। सो गाइस, हम अपने फर्स्ट कैंटो के साथ शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट कैंटो है उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। ओ वाइल्ड, वाइल्ड बोलते हैं हम जंगली, जंगली या फिर जो अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या फिर अनरूली, कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, वेस्ट होता है पश्चिम, विंड मीन्स हवा, कि ओ जंगली वेस्ट विंड या फिर ओ अनकंट्रोलेबल वेस्ट विंड। दाओ, दाओ मीन्स तुम, ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है असेंस, सांस जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर असेंस बोल सकते हैं। असेंस होता है मूल तत्व, किसी भी चीज़ की जो मेन तत्व होते हैं उनको हम असेंस बोलते हैं। कि दाओ ब्रेथ, कि तुम ब्रेथ हो, तुम असेंस हो ऑफ ऑटम्स बीइंग। ऑटम्स बीइंग का मतलब क्या हुआ कि पतझड़ का जो सीजन है, पतझड़ की ऋतु है, उसकी तुम मेन असेंस हो, उसके तुम मूल तत्व हो। दाओ, दाओ मीन्स तुम, फ्रॉम हुज, फ्रॉम मीन्स से, हुज मीन्स जिसकी, अनसीन प्रेजेंस, अनसीन मीन्स ना दिखने वाली, प्रेजेंस, प्रेजेंस मीन्स होना, कि तुम्हारी जो ना दिखने वाली प्रेजेंस है, तुम्हारी जो इनविजिबिलिटी है, वो क्या करती है, द लीव्स डेड, लीव्स मीन्स पत्तियां, डेड मीन्स मरी हुई या सड़ी गली जो पत्तियां हैं, आर ड्रीवन, ड्रीवन मीन्स ले जाना, अपने साथ उड़ाकर ले जाना, कि तुम वो हो जिसकी जो अनसीन प्रेजेंस होती है, जिसकी जो ना दिखने वाली प्रेजेंस है, वह अपने साथ सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं उनको अपने साथ तुम उड़ाकर ले जाती हो। मतलब कि सेकंड लाइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो पोएट है वह वेस्ट विंड को अनसीन प्रेजेंस उनकी बताते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह वो बिना दिखाई दिए या फिर बिना अपनी प्रेजेंस शो करे, बिना किसी को दिखाई दिए, जो सड़ी गली पत्तियां हैं, जो डेड लीव्स हैं, उनको अपने साथ हवा में उड़ाकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाती हो। आगे क्या है, लाइक गोस्ट, लाइक मीन्स की तरह, गोस्ट बोलते हैं हम भूत। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से, एन इंचांटो, इंचांटो हम बोलते हैं जादूगर को। फ्लिंग, फ्लिंग मीन्स भागना, मतलब कि तुम ये जो डेड लीव्स हैं तुम उनको इसी तरह अपने साथ बहाकर ले जाती हो, उड़ाकर ले जाती हो, जिस तरह कि जो एक गोस्ट होता है, जिस तरह से एक भूत होता है वह जादूगर को देखकर भाग जाता है, उसी तरह ये जो डेड लीव्स हैं वह भी तुम्हारे साथ हवा में उड़कर चले जाते हैं, वह भी तुम्हारे साथ चले जाते हैं। मतलब कि जो हमारा फर्स्ट स्टांजा है इसमें जो पोइट है वह ऑटम को वह वेस्ट विंड को ऑटम सीजन की असेंस बताते हैं, उसकी ब्रेथ बताते हैं, और इसमें बताया गया है कि किस तरह वो अपनी प्रेजेंस शो किए, किस तरह वो बिना दिखे जो डेड लीव्स हैं उनको अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाते हैं, और वो जो पत्तियां हैं वह इस तरह उस वेस्ट विंड के साथ उड़कर जाती हैं, उस तरह उसके साथ चली जाती हैं जिस तरह की एक जादूगर को देखकर एक घोस्ट भाग जाता है, उसी तरह ये गली सड़ी पत्तियां भी या ये डेड लीव्स भी तुम्हारे साथ हवा में उड़कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती हैं। सो गाइज, ये हमारा फर्स्ट स्टांजा था। सो आगे जो हमारा सेकंड स्टांजा है उसमें क्या है, येलो एंड ब्लैक, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। आगे उन्हीं पत्तियों की बात की गई है, वो जो डेड लीव्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये जो डेड लीव्स हैं वह येलो कलर के हैं, पीले रंग के हैं, ब्लैक कलर के हैं, एंड पेल, पेल हम बोलते हैं लाइट येलो कलर जो होता है उसको हम पेल कलर बोलते हैं, एंड हेक्टिक रेड, हेक्टिक रेड हम बोलते हैं लाइट रेड कलर को, कि जो लाइट कलर का लाइट रेड कलर है उसको हम हेक्टिक बोलेंगे। कि ये जो पत्तियां हैं, ये जो लीव्स हैं वो येलो, ब्लैक, लाइट येलो एंड हेक्टिक रेड कलर के हैं, मतलब कि ये हल्के लाल रंग के भी हैं। आगे इन्होंने बताया है कि जो पेस्टल्स स्टिकन मल्टीट्यूड, पेस्टल्स स्टिकन मल्टीट्यूड, यहाँ पर जो गाइज हमारा जो वर्ड है पेस्टलेंस, पेस्टलेंस का मतलब होता है महामारी, कोई भी एपिडेमिक। स्टिकन, स्टिकन का मतलब होता है
घायल या फिर ग्रस्त होना। मल्टीट्यूड्स, मल्टीट्यूड्स का मतलब होता है झुंड या फिर कोई भी क्राउड। मतलब कि ये जो पत्तियां हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे किसी महामारी से ग्रस्त कोई क्राउड हो। मतलब कि ये जो गली सड़ी पत्तियां हैं ये कैसी लगती हैं, जैसे कि किसी महामारी से, किसी एपिडेमिक से ग्रस्त लोगों का एक झुंड हो, ऐसे लगती हैं। और ये एक झुंड की तरह, एक बीमारी से घायल हुए एक क्राउड की तरह तुम्हारे साथ हवा में चली जाती हैं। आगे है ओ दाओ। ओ दाओ, दाओ क्या होता है तुम। मतलब कि इससे आगे की जो लाइन है उनमें जो बताया पोइट है वो बताते हैं कि ये जो वेस्ट विंड है वो अपने साथ सीड्स को कैसे लेके जाती है। सीड्स बोलते हैं बीज को, कि किस तरह वो अपने साथ बीजों को लेकर चली जाती है। आगे बताया गया है कि ओ दाओ, दाओ मीन्स तुम, कि तुम वो हो, हु मीन्स जो। आगे है चैरियोटस, चैरियोटस टू देयर डार्क विंट्री बेड। चैरियोटस का मतलब होता है सारथी, चैरियटियर का मतलब होता है सारथी। मतलब तुम एक सारथी की तरह हो जो कि देयर डार्क विंट्री बेड, मतलब कि जो उन बीजों को लेकर जाती हो, उनके विंट्री बेड की तरफ लेकर जाती हो। कि तुम एक सारथी की तरह हो, तुम एक चैरियटिस्ट की तरह काम करती हो, जो कि उन बीजों को उनके डार्क, डार्क होता है अंधेरा, विंट्री बेड। विंट्री बेड यहाँ पर बोला गया है गाइस, जमीन के अंदर एक ऐसी जगह जो कि बहुत ही अंधेरे से भरपूर होती है। मतलब कि तुम जमीन के नीचे जाकर इन बीजों को दफना देती हो। तुम इनको, इनके जो विंट्री बेड है, जमीन के नीचे जो जगह है, जिसको उन्होंने जमीन के नीचे की जगह को यहाँ पर पोइट ने विंट्री बेड बोला है, कि ये जो बीज हैं तुम इन बीजों को अपने साथ ले जाकर इनके विंट्री बेड पर सुला देती हो। मतलब कि तुम इन्हें जमीन के नीचे दफना देती हो। जब जो वेस्ट विंड होती है वो अपने वेग के साथ, वो अपने बहाव के साथ इन बीजों को उड़ाकर लेकर जाती है और इन्हें किसी दूसरे प्लेस पर जाकर जमीन के नीचे दफना देती हो। उनके उन बीजों को उनके विंट्री बेड पर जाकर सुला देती हो। सो गाइज, आगे जो स्टांजा है उसमें पोइट कहते हैं कि द विंग्ड सीड्स, कि ये जो विंग्ड होते हैं पंख, पंखों वाले, सीड्स मीन्स बीज, कि ये जो पंखों वाले बीज हैं, वेयर मीन्स जहाँ पर, दे मीन्स वे, लाई मीन्स पड़े हुए हैं, कि जहाँ पर वे पड़े हुए हैं। मतलब कि यहाँ पर बात की गई है उस विंट्री बेड की, कि ये जो पंखों वाले बीज हैं, पंखों वाले बीज इनको क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो वेस्ट विंड है उनको अपने साथ उड़ा कर लेकर जाती है, बहा कर लेकर जाती है, इसलिए बीजों को यहाँ पर विंग्ड सीड्स बोला है, पंखों वाले बीज बोला है। कि द विंग्ड सीड्स, की ये जो पंखों वाले सीड्स हैं, बीज हैं, वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो। वेयर उस जगह को बोला गया विंट्री बेड। मतलब कि ये जो बीज हैं ये जमीन के नीचे लाई मीन्स पड़े रहते हैं, कोल्ड एंड लो। कोल्ड बोलते हैं हम ठंडा या फिर शीत, एंड लो मीन्स नीचे या फिर हम्बली। मतलब कि ये जो बीज हैं, ये जो पंखों वाले बीज हैं, ये जमीन के नीचे बहुत ही ठंडे और बहुत ही हम्बली, बहुत ही शीतलता से और बहुत ही हम्बली जमीन के नीचे पड़े रहते हैं विंटर सीजन के अंदर। ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रीव, और हर एक बीज इस तरह पड़ा रहता है जैसे कि एक कॉप्स बोलते हैं लाश को, विद इन इट्स ग्रेव बोलते हैं हम कब्र को। कि ये जो बीज हैं वह इसी तरह से जमीन के अंदर पड़े रहते हैं जैसे कि एक लाश एक कब्र के अंदर पड़ी रहती है। जैसे कि एक लाश को एक कब्र के अंदर रखा जाता है, उसी तरह से ये जो बीज होते हैं वह भी विंटर सीजन के अंदर जमीन के नीचे दफन रहते हैं या जमीन के नीचे हम्बली पड़े रहते हैं। अंटिल मीन्स तब तक। दाइन अजोर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शेल बिलो। दाइन मीन्स तुम्हारी। अज्यूर सिस्टर, अज्यूर का मतलब है ब्लू, अज्यूर बोलते हैं ब्लू कलर को, कि तुम तब तक जमीन के नीचे पड़े रहते हो जब तक कि तुम्हारी दाइन यहाँ पर यूज किया गया है वेस्ट विंड के लिए, और अंटिल मतलब कि तब तक, कि ये जो सीड्स हैं वो तब तक जमीन के अंदर पड़े रहते हैं जब तक कि वेस्ट विंड की जो अज्यूर सिस्टर है, ब्लू कलर की सिस्टर है, ऑफ द स्प्रिंग, मतलब कि यहाँ पर स्प्रिंग की जो वेस्ट विंड है उसकी बात की गई है, स्प्रिंग की विंड की बात की गई है। शेल बिलो का मतलब होता है बहना,
कि ये जो बीज हैं ये तब तक ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं जब तक कि स्प्रिंग की, या स्प्रिंग बोलते हैं बसंत ऋतु को, कि बसंत ऋतु की जो विंड है, बसंत ऋतु में जो हवा चलती है, जब तक वो बहना शुरू नहीं करती, जब तक बसंत ऋतु की हवा नहीं चलती, तब तक ये जो बीज हैं ये ज़मीन के अंदर ही पड़े रहते हैं। मतलब क्या हुआ इस स्टांजा का मतलब यही हुआ है कि पूरे विंटर के समय में, जैसे आपको पता भी होगा कि विंटर्स में कोई भी नए पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, और वो कब उगते हैं, जब बसंत ऋतु आती है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि जो वेस्ट विंड है वो किस तरह से अपने साथ ले जाकर सारे के सारे बीजों को धरती के अंदर दफना देती है, अर्थ के अंदर दफना देती है, और वो बीज तब तक उस धरती के अंदर पड़े रहते हैं जब तक कि स्प्रिंग या फिर बसंत ऋतु नहीं आती। बसंत की जो हवा होती है, जब तक वो बसंत की हवा ब्लो नहीं करती, वो नहीं चलती। और बसंत की जो हवा होती है, बसंत की जो विंड होती है, उसको यहाँ पर पोएट ने जो ऑटम विंड है, वेस्ट विंड है, उसकी अज्यूर सिस्टर बताया गया है, उसकी ब्लू कलर की सिस्टर उनको बताया गया है। सो गाइज, जो हमारा नेक्स्ट स्टांजा है, नेक्स्ट स्टांजा में जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। मतलब क्या हुआ, अब जब बसंत ऋतु आएगी, जब ये स्प्रिंग का सीजन आएगा, उस समय पर क्या होगा कि वो जो स्प्रिंग की विंड होगी, जो बसंत की जो वो विंड होगी, वो क्या करेगी, हर क्लैरियन, हर मीन्स अपने, क्लैरियन बोलते हैं हम ट्रम्पेट को, ट्रम्पेट मतलब कि बीगुल बजाना, जैसे कि जिस समय मतलब कि वो जो विंड आएगी, वो जो स्प्रिंग विंड जब ब्लो करना शुरू करेगी, तो वो आकर क्या करेगी, हर क्लैरियन, वो अपने ट्रम्पेट को बजाएगी, ओवर मीन्स के ऊपर, द ड्रीमिंग अर्थ। ड्रीमिंग अर्थ यहाँ पर बोला गया है सपनों की जो अर्थ है, सपनों से भरी हुई अर्थ है। यहाँ पर अर्थ को ड्रीमिंग अर्थ क्यों बोला गया है, यहाँ पर ड्रीमिंग अर्थ इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि जो सीड्स हैं वह उस धरती के नीचे दफन हैं, और वो वहाँ पर लेटे हुए सपने ले रहे हैं, उगने के, एक नई सुबह के सपने ले रहे हैं, अपने लिए एक नई शुरुआत की वो सपने ले रहे हैं उस धरती के अंदर पड़े हुए। तो इसीलिए उस जो अर्थ है उसको ड्रीमिंग अर्थ बोला गया है कि वो जो स्प्रिंग विंड है, फिर वो आकर क्या करेगी, जब स्प्रिंग सीजन आ जाएगा, बसंत ऋतु आ जाएगी, फिर वो क्या करेगी कि वो उस ड्रीमिंग अर्थ के ऊपर आकर, उस सपनों से भरी हुई जो वो धरती है उसके ऊपर आकर अपने बिगुल बजाना शुरू करेगी, अपना ट्रम्पेट बजाने शुरू करेगी। एंड फील मीन्स भर देगी। आगे जो ब्रैकेट में सेकेंड लाइन दी गई है, इसका मतलब क्या है, ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स। ड्राइविंग मीन्स लेकर आना, स्वीट मीन्स सुंदर, बर्ड्स बोलते हैं कलियों को, और वो जो बसंत ऋतु है वो अपने साथ सुंदर कलियों को लेकर आएगी। लाइक मीन्स की तरह। फ्लॉक्स बोलते हैं हम झुंड को, झुंड मतलब कि यहाँ पर झुंड यूज किया गया है शिप्स के झुंड के लिए, मतलब कि जो भेड़ों का झुंड है उसके लिए यहाँ पर फ्लॉक वर्ड यूज किया गया है। टू फीड मतलब होता है फूड, मतलब कि चरना, कि जो भेड़ बकरियां हैं वो जो चरती हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन द एयर, कि जिस तरह जो शिप्स का झुंड होता है वह चरने के लिए इन एयर मीन्स खुली हवा में आते हैं, वो जो स्प्रिंग की विंड है वो उसी तरह से अपने साथ में सुंदर कलियों को लेकर आती है, जिस तरह से सुंदर हवा में या खुली हवा में चरने के लिए भेड़ों का जो झुंड है वो आता है। मतलब क्या है कि जिस समय पे बसंत ऋतु आएगी उस समय पे पूरे मैदान के अंदर, पूरे चारागाह में, मिडोज में जो कलियां हैं वो इस तरह से खिल जाएंगी, जिस तरह जब शिप्स का एक झुंड चरने के लिए किसी मैदान में आता है और वो चारों तरफ उस मैदान में फैल जाता है, उसी तरह से जो स्प्रिंग विंड है वह अपने साथ स्वीट बर्ड्स को लेकर आएगी, सुंदर कलियों को लेकर आएगी और उसे पूरे मैदान में फैला देगी। आगे है एंड फील हम इस लाइन से, फर्स्ट लाइन से लेंगे। एंड फील का मतलब है भर देगी, और वो भर देगी विद लिविंग ह्यूज। लिविंग मीन्स संजीव, ह्यूज होता है कलर्स, एंड ऑर्डर्स होता है सुगंध। प्लेन एंड हिल्स, प्लेन हम बोलते हैं मैदान, मतलब कि जो समतल जमीन होती है, मिडोज होते हैं, एंड हिल्स मीन्स घाटियों को। मतलब कि जो वो बसंत की जो विंड है वो अपने साथ सुंदर कलियों को लेकर आएगी, और उन सुंदर कलियों के कारण, उन सुंदर फूलों के कारण जो
मिडोज हैं और जो हिल्स हैं, जो समतल ज़मीन है और जो घाटियां हैं, वह भर जाएंगी। किस चीज़ से भर जाएंगी? लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स, वह रंग बिरंगे कलर से और सुंदर या फिर स्वीट सुगंध से भर जाएंगी। वो जो पूरी की पूरी प्लेन्स हैं या घाटियां हैं, वह उन कलियों के आने से, रंग बिरंगे कलर से और सुंदर या स्वीट सुगंध से भर जाएंगी। आगे जो पोइट हैं वो क्या कह रहे हैं? वाइल्ड स्पिरिट, वाइल्ड मीन्स वाइल्ड बोलते हैं हम जंगली या फिर अनरूली, स्पिरिट मीन्स आत्मा। मतलब कि लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं, इनमें जो पोइट हैं वह वेस्ट विंड को वाइल्ड स्पिरिट बोलते हैं, मतलब कि अनरूली आत्मा बोलते हैं, जिसको कोई रूल नहीं कर सकता। मतलब कि तुम एक आत्मा के समान हो, विच मीन्स जिसकी जो आर्ट होता है कला, मूविंग एवरीवेयर, मूविंग मीन्स घूमना, एवरीवेयर मीन्स हर तरफ। मतलब क्या है इस लाइन का कि जो पोइट हैं वह यहाँ पर वेस्ट विंड को एक अनरूली आत्मा की तरह बताते हैं। वो जो आत्मा जो कि जिसमें एक कला होती है, मतलब कि जो अपनी कला को यूज़ करके चारों तरफ घूमती रहती है, हर जगह घूमती रहती है। मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पर वेस्ट विंड नहीं पहुँच सकती, वह अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकती है। तो इसीलिए उसको अनरूली बोला गया है, उसे वाइल्ड बोला गया है, कि जो जिस पर कोई रूल नहीं कर सकता, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कि तुम एक आत्मा की तरह हो जो कि हर जगह घूमती रहती है, जिसमें एक कला है कि वो कहीं पर भी जा सकती है, तुम उस एक आत्मा की तरह हो। आगे है डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर। मतलब क्या है इस लास्ट लाइन का? डिस्ट्रॉयर बोलते हैं हम जो कि विनाश करता है, जो कि किसी भी चीज़ को नष्ट कर देता है। एंड प्रिजर्वर, प्रिजर्वर होता है रक्षक, जो किसी भी चीज़ की रक्षा करता है। मतलब कि लास्ट लाइन जो है हमारी, उसमें जो पोइट है वह वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर दोनों कहता है। मतलब कि नाश करने वाला और बचाने वाला दोनों माना गया है यहाँ पर। अच्छा, जो पोइट है वह वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर क्यों बोलता है? डिस्ट्रॉयर उसको इसलिए बोला गया है क्योंकि जो डेड लीव्स होती हैं, जो वेस्ट विंड होती है, वो अपने साथ उन डेड लीव्स को या फिर जो वो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको अपने साथ ले जाकर ज़मीन में दफना देते हैं, उनका नाश कर देती हैं। जो वो गली सड़ी पत्तियां हैं उनका नाश कर देती हैं, इसलिए उसको डिस्ट्रॉयर बोला गया है। एंड प्रिजर्वर, प्रिजर्वर उनको क्यों बोला गया है? रक्षक उनको क्यों बोला गया है? रक्षक वेस्ट विंड को इसलिए बोला गया है क्योंकि जो वो वेस्ट विंड है, जब वो अपने साथ बीजों को उड़ाकर लेकर जाती है तो वो उन्हें जमीन में दफना देती है, वो उनकी रक्षा करती है ताकि बसंत ऋतु के आने पर वो फिर से उग सके, वो बाहर पड़े पड़े खराब ना हो, इसलिए उनको जमीन में दफना देती है, उनकी रक्षा करती है उन सीड्स की, ताकि बसंत ऋतु के आने पर वो फिर से उग सके। आगे है हियर ओ हियर। हियर का मतलब होता है सुनना, ओ हियर मतलब कि यहाँ पर पोइट वेस्ट विंड को कहते हैं कि प्लीज़ लिसन टू मी, कि प्लीज़ मुझे सुनो। सो गाइज, यहाँ पर जो वेस्ट विंड है उसको डेथ एंड डिके का सिंबल माना गया है और साथ ही साथ उसको रीबर्थ का भी सिंबल माना गया है। मतलब कि ऐसा माना गया है, जैसे डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर से पता लगता है कि जो वेस्ट विंड है वो डेथ और डिके का सिंबल है, और प्रिजर्वर से पता लगता है कि वो रीबर्थ का भी सिंबल है। मतलब क्या है, यहाँ पर भी जो पोइट हैं वो पोइट पीबी शैले जो अपना मैसेज स्प्रेड करना चाहते थे, वो यहाँ से साफ पता चलता है कि किस तरह जो पीबी शैले हैं वो इस पोइट को यूज़ करके चेंज का मैसेज फैला रहे हैं। कि चेंज का मैसेज कैसे पता लगता है कि जो वेस्ट विंड है किस तरह वो पुरानी चीज़ों को अपने साथ उड़ाकर लेकर जाती है, जो पुरानी चीज़ें हैं उनका नाश कर रही है, और किस तरह वो जो नई चीज़ें हैं उनकी रक्षा करती है। मतलब क्या है कि किस तरह वो सीड्स को ले जाकर ज़मीन में दफनाती है, और जब सही टाइम आता है, जब बसंत ऋतु आती है, फिर उनका स्वागत किया जाता है, वहाँ पर फिर से वो उग जाते हैं। किस तरह वो पुरानी चीज़ों का विनाश कर रही है और नई चीज़ों का स्वागत कर रही है। तो इस तरह फर्स्ट कैंटो के थ्रू पीबी शैले ने अपना मैसेज यहाँ पर लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है, अपने मैसेज को देने की यहाँ पर कोशिश की है। सो गाइज, इस पोएम के बारे में एक और चीज़ रहती है
कि ये जो पोएम है यह टर्जा रीमा में लिखी गई है। अब टर्जा रीमा होता क्या है? टर्जा रीमा हम बोलते हैं कि जो 3 लाइन्स का स्टांजा होता है उसको टर्जा रीमा बोला जाता है। मतलब कि जैसे आपने फर्स्ट कैंटो में भी देखा होगा, इसमें टोटल 14 लाइन्स हैं। जो हमारी 14 लाइन्स की ये जो पोएम है, इसमें जो फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स हैं वो 3 लाइन्स के हैं, और जो लास्ट में एक कपलेट दिया गया है। कपलेट हम बोलते हैं 2 लाइन्स के स्टांजा को, जिसमें 2 लाइन्स होती हैं उसको कपलेट बोलते हैं, जिसमें 3 लाइन्स होती हैं उसको टर्जा रीमा बोलते हैं। तो गाइज ये इस पोएम के बारे में पूरा था। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक द पोएम, प्लीज़ like, share and subscribe. And guys, if you have any doubt you can ask me in the comment section below. And guys, जो बाकी की हमारी जो पोएम बची हुई है उसको मैं आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें कवर करूँगी। मैं हर एक कैंटो की एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।